अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद सैल नज़र हूँ और आपको खुशामदीद करता हूँ डॉट नेट कोर एमबीसी ट्यूटोरियल की नेक्स्ट वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने अपना डेटाबेस क्रिएट किया। आज की वीडियो में हम करंट ऑपरेशन इंप्लीमेंट करेंगे, लेकिन एक यूनिक तरीके के साथ। इस वीडियो में हम एंटिटी फ्रेमवर्क ऑप्शन के बिना एक एम्प्टी कंट्रोलर का यूज़ करेंगे और मैन्युअली सारी करंट ऑपरेशन का कोड लिखेंगे। इसका मकसद आपको हर चीज़ का क्लियर अंडरस्टैंडिंग है। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले एक एम्प्टी कंट्रोलर बनाते हैं। उसके लिए आप राइट क्लिक करें कंट्रोलर के ऊपर और ऐड कंट्रोलर पे क्लिक करें। यहाँ पे आप एम्प्टी ऑप्शन को सिलेक्ट करके ऐड कंट्रोलर पे क्लिक करें। यहाँ पे आप अपने कंट्रोलर को होम की जगह टू कंट्रोलर का नाम दे के ऐड पे क्लिक करें। ये एक एम्प्टी कंट्रोलर है जिसमें हम करंट ऑपरेशन के लिए सारे एक्शन खुद ऐड करेंगे। हम एंटिटी फ्रेमवर्क को यूज़ करते हुए अपने डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम एक ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट इंस्टेंस को इंजेक्ट करते हैं अपने कंट्रोलर में। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए मैंने अपना एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है जिसमें ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट का एक वेरिएबल इंजेक्ट करवाया है, और इसको मैंने अपने लोकल वेरिएबल को, जो मैंने यहाँ पे एज अ प्राइवेट रीड ओनली टाइप ऑफ ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट का क्रिएट किया था, उसको असाइन कर दिया है। तो जैसे ही ये कंट्रोलर बनेगा तो हमें एंटिटी फ्रेमवर्क हमें ASP.NET कोर खुद एक कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बना के यहाँ पे दे देगा, और जिसको हम अपने अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट के वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं, ताकि हम इस कंट्रोलर के अंदर कहीं पे भी इसको यूज़ कर सकें। तो इसका मकसद ये है कि हमें खुद से कभी डेटाबेस का कनेक्शन क्रिएट ना करना पड़े। एंड ASP.NET कोर खुद से ही हमें डेटाबेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे दे, और हम उसको यूटिलाइज करें, और उसकी क्रिएशन और उसको डिस्पोज कब करना है ये एंटिटी ASP.NET कोर खुद से हैंडल कर लेगा। और हमने इसको एज अ प्राइवेट रखा है ताकि हम इसको सिर्फ इस क्लास कंट्रोलर क्लास के अंदर ही हम यूज़ कर सकें। और हमारी कंट्रोलर क्लास को हमने इनएड किया हुआ है कंट्रोलर बेस क्लास से, जिसकी वजह से इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स आते हैं जो कंट्रोलर से रिलेटेड होते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने कंट्रोलर या किसी भी सर्विस में इंजेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे हमने डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट को इंजेक्ट किया है। इसके लिए आपको दो स्टेप फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले आपने ये क्लॉज क्रिएट करनी होती है, जैसा कि हमने ये की थी। तो ये हमने अपने मॉडल के फोल्डर में DB कॉन्टेक्स्ट की क्लास क्रिएट की थी, और इसको हमने DB कॉन्टेक्स्ट से इनएड किया था डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए, और हमने अपना एक टेबल यहाँ पे डिफ़ाइन किया था। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट स्टेप होता है, जो हमें इन ASP.NET कोर को बताना होता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए, वो हमें यहाँ पे अपनी सर्विस को मेंशन करना होता है। बिल्डर टार्ट सर्विस में ऐप DB कॉन्टेक्स्ट, और वो किस टाइप का है, यहाँ पे ऐप DB कॉन्टेक्स्ट टाइप की हम उसको क्लास दे रहे हैं, और उसको हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन पास कर रहे हैं, मेन कनेक्शन स्ट्रिंग पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ ऐड कर दी थी। उसके बाद आप किसी भी कंट्रोलर में या किसी भी सर्विस में आपको डेटाबेस से इंटरेक्ट करना होगा, तो आप इस तरह से डिपेंडेंसी इंजेक्शन करके और अपना एक प्राइवेट वेरिएबल बना के उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। चले आए आप क्रिएट के मेथड पे काम करते हैं। ओके, सो क्रिएट का मेथड क्रिएट करने से पहले हम अपने ऐड टू डू आइटम के फ्लो को थोड़ा सा थियोरेटिकली समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने यूज़र को एक फॉर्म डिस्प्ले कराना है जिसके अंदर हम उससे रिक्वायर्ड डेटा उस यूज़र रिक्वायर्ड डेटा इंटर करेगा, और जैसे ही यूज़र रिक्वायर्ड डेटा इंटर करके उसके ऊपर ऐड या सबमिट के बटन पे क्लिक करेगा, तो तब हमने वो डेटा को वैलिडेट करना है और बैकएंड पे डेटाबेस के अंदर आके स्टोर कर देना है। तो पहले स्टेप में हम एक एक्शन क्रिएट करेंगे जो एक फॉर्म रिटर्न करेगा फ्रंट एंड को। तो यहाँ पे मैंने एक एक्शन क्रिएट कर लिया है जिसकी रिटर्न टाइप आई एक्शन रिजल्ट है,
और इसका नाम मैंने क्रिएट रखा है और ये सिंपली क्या कर रहा है, एक व्यू रिटर्न कर रहा है। अगर आप व्यू के अंदर सिंपली कुछ नहीं पास कर रहे होते तो आपका व्यू का नाम एग्जैक्ट आपके एक्शन के नाम से मैच करना चाहिए। और ये कैसे मैच करेगा, सबसे पहले आपने व्यू के लिए जाना है, व्यू के फोल्डर में यहाँ पे आपने सेम नाम का फोल्डर क्रिएट करना है जिस नाम का आपका कंट्रोलर है। तो हमारे कंट्रोलर का नाम टू डू है, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे व्यूज़ पे आके राइट क्लिक करके ऐड न्यू फोल्डर पे क्लिक कर देंगे और इसका नाम टू डू रखेंगे। तो बेसिकली जब भी ये व्यू को ढूंढेगा तो सबसे पहले सेम नाम के फोल्डर में इसको फाइंड करेगा। अगर यहाँ पे नहीं मिलेगा तो उसके बाद ये शेयर्ड फोल्डर में देखता है, अगर यहाँ पे भी नहीं मिलता तो फिर ये एरर थ्रो कर देता है। तो यहाँ पे हम इसके सारे व्यूज़ क्रिएट करेंगे। तो अब हम इस एक्शन के लिए ये जो हम इसने व्यू रिटर्न करना है वो व्यू हम अपने व्यूज़ के फोल्डर में डिफाइन करेंगे। तो हम यहाँ पे आके राइट क्लिक करते हैं, ऐड पे क्लिक करते हैं और ऐड व्यू करेंगे। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एम्प्टी व्यू चाहिए, हम इसको ऐड करेंगे और यहाँ पे इसको नाम दे देंगे। तो नाम आपका सेम होना चाहिए। अगर आपका सेम नाम से क्रिएट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे ब्रैकेट्स में इस तरह से नाम मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका नाम डिफरेंट है तो आपको वो नाम यहाँ पे स्पेसिफाई करना होता है। अगर मेरा होता क्रिएट आइटम करके तो मुझे यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ता, क्योंकि अब मेरा नाम सेम है तो मुझे यहाँ पे नाम मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो इस नाम का व्यू वो यहाँ पे आके तलाश करेगा, अगर उसे मिल जाएगा तो वो ये व्यू पिक करके इसके अंदर जो भी हम कोड लिखेंगे वो रिटर्न कर देगा UI पे ब्राउज़र को। तो यहाँ पे मैंने अपने व्यू का कोड पेस्ट कर दिया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे ये बेसिकली C# का कोड है और इसमें हम क्या करें कि इस व्यू को हम ये वाला मॉडल हम पास करेंगे या ये वाला मॉडल ये एक्सेप्ट करेगा, उसको हमने डिफाइन किया। आप तो सबसे पहले हमने इसको बताया कि इस व्यू को किस टाइप का मॉडल एक्सेप्ट करना है। तो एक्सेप्ट करना बेसिकली अगर हम इसको डेटा पास कर रहे होंगे तो वो इस मॉडल का होना चाहिए। तो बेसिकली क्योंकि अभी हमने ऐड करना है तो हम ये कहते हैं कि ये वाला मॉडल ये एक्सेप्ट करेगा। इन केस ऑफ अगर इसके अंदर एरर आता है तो फिर हमने यहाँ पे आके अपना फॉर्म डिफाइन किया है। फॉर्म के अंदर आप ASP एक्शन का एट्रीब्यूट यूज़ करके आप उसको एक्शन बता सकते हैं और वो कंट्रोलर सेम ही कंट्रोलर को पिक करेगा, क्योंकि अभी हम टू डू कंट्रोलर के थ्रू रिटर्न करेंगे तो वो जो है उसका कंट्रोलर बनेगा वो टू डू कंट्रोलर बनेगा और उसका एक्शन जो होगा वो क्रिएट के एक्शन को हिट करेगा। तो अभी यहाँ पे हम वो दोबारा एक सेपरेट एक्शन क्रिएट करेंगे जिस पे ये फॉर्म सबमिट होगा। तो बेसिकली यहाँ पे हमने वो मेंशन कर दिया कि उसका नाम भी हम क्रिएट ही रखेंगे और उसकी टाइप क्या होगी, पोस्ट टाइप का वो एक्शन होगा। एक्शन के अंदर हमने सिंपली क्या किया है कि हमने एक डिव क्रिएट किया है, इसके अंदर हमने फॉर्म ग्रुप की बेसिकली हम बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं तो बूटस्ट्रैप के अंदर फॉर्म ग्रुप की क्लास को यूज़ करके स्टाइलिंग के लिए हमने यूज़ किया। उसके अंदर हमने सिंपली लेबल डिफाइन किया है, लेबल, और उसके बाद हमने एक इनपुट फील्ड यहाँ पे डिफाइन किया है। इनपुट फील्ड का नाम जो यहाँ पे हमने मेंशन किया है, जो उसका नेम टाइटल है, ये आपके मॉडल जो हमारा मॉडल है इसके नाम से मैच करना चाहिए, ताकि जब भी वो हम इसको सर्वर साइड पे रिसीव करें तो वो इसकी वैल्यू इस इनपुट फील्ड की वैल्यू होगी वो इस प्रॉपर्टी में रिसीव होगी। बाकी जो दो प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि ID और इज़ कम्प्लीटेड है, तो ID हमारी ऑटो जनरेटेड है, जो डेटाबेस में ऑटोमेटिकली जनरेट होगी। और क्योंकि इस टाइम पे हमें अभी टास्क क्रिएट कर रहे हैं तो हमें इज़ कम्प्लीटेड को ट्रू या फॉल्स मार्क करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स मार्क करके सेव कर देंगे। तो इसलिए हमने उसको यहाँ पे नहीं लिया। तो सिंपली हमने क्या किया, हमने टाइटल को इस तरह से डिफाइन, मतलब टाइटल की इनपुट फील्ड यहाँ पे हमने ऐड कर दिया लेबल के साथ। और ये फॉर का एट्रीब्यूट बेसिकली जो इसकी वैल्यू यहाँ पे हम देते हैं वो आपकी ID के साथ मैच करनी चाहिए, जिससे इसको पता चलता है कि ये वाला जो लेबल है ये इस इनपुट फील्ड्स का लेबल है। और उसके बाद हमने सिंपली एक बटन डिफाइन किया है जिसकी वैल्यू आप कह सकते हैं या टेक्स्ट हमने क्रिएट रखा है और इसकी टाइप हमने सबमिट रखी है। अगर आपके बटन की टाइप सबमिट होगी तो जब आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये इस फॉर्म को सबमिट कर देगा।
अगर इस बटन की टाइप कुछ और होगी लाइक बटन होगी तो फिर आप अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिर ये इस फॉर्म को सबमिट नहीं करेगा। तो इसलिए हमने इसकी टाइप सबमिट रखी है और ये बटन फॉर्म के अंदर होना चाहिए तभी उस फॉर्म को सबमिट कर पाएगा। तो यहाँ तक हमने अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है। तो हम इसको एक तो रन करके भी चेक कर लेते हैं। रन करने के लिए आपको यहाँ पे program.cs की फाइल में आना है और यहाँ पे कंट्रोलर को अपडेट करना है। होम कंट्रोलर से टू डू कंट्रोलर करना है और एक्शन को आपने इंडेक्स की जगह आप अगर इसको डायरेक्ट क्रिएट वाले एक्शन पे ऐड करवाते हैं आपने जो हमने अभी क्रिएट किया है, तो अभी के लिए हम यहाँ पे इसको अपडेट कर देते हैं और इसको क्रिएट कर देते हैं। और उसके बाद अगर आप स्टार्ट करते हैं तो होपफुली आपका जो ये फॉर्म जो हमने क्रिएट किया है ये आपको वहाँ पे दिखेगा जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट रन करेगा। तो अभी प्रोजेक्ट रन हो रहा है और अभी अगर ब्राउज़र में ओपन होता है तो देखें हमारे पास वही फॉर्म हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या मेंशन किया था, अगर हम व्यू के अंदर आ जाते हैं तो सबसे पहले हमने उसका टाइटल H2 के टैग में मेंशन किया था। उसके बाद हमने फॉर्म डिफाइन किया था जो वहाँ पे दिखता नहीं है। उसके बाद हमने एक इनपुट फील्ड डिफाइन की थी टाइटल के साथ, तो टाइटल उसका आ रहा है और यहाँ पे इनपुट फील्ड आ रही है और यहाँ पे अब एक इशू ये आ रहा है कि बटन और इसके दरमियान में स्पेस नहीं है। तो अगर आपको बूटस्ट्रैप पे है के ऊपर हैंड्स ऑन है तो आप इसको यहाँ पे बॉटम मार्जिन दे सकते हैं या पैडिंग। तो मैं इसको बॉटम एम रिप्रेजेंट करता है मार्जिन को और बॉटम का देना है तो हमने इसको बी देंगे और मैं इसको फॉर एग्जांपल 2 कर देता हूँ। तो हमारे पास बॉटम मार्जिन आ जाना चाहिए। मैं इसको यहाँ मुझे आई थिंक या फिर आप यहाँ पे डायरेक्टली इस तरह से भी इंस्पेक्ट करके और यहाँ पे डिव के ऊपर क्लासेस अप्लाई करके देख सकते हैं। तो बॉटम मार्जिन अगर मैं यहाँ पे देता हूँ तो देखें अभी यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस आ गई है। तो इस तरह से भी आप अपनी यहाँ पे स्टाइलिंग कर सकते हैं और फिर उसके बाद आपको पता है कि फिर ये क्लास अप्लाई करनी है। अगर आपको लग रहा है कि ये मार्जिन कम है तो आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। 2 की जगह 3 पुट करेंगे तो थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल हमें 3 वाला मार्जिन ठीक लगता है तो हम इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे वो क्लास ऐड कर देंगे और हम अपने प्रोजेक्ट को भी हमें दोबारा से रन करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट डिबग मोड में रन होगा। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट फिर भी रन होगा लेकिन वो डिबग मोड में रन नहीं होगा, तो आप इसको डिबग नहीं कर पाएंगे। तो मेरा प्रोजेक्ट अभी भी रन हो रहा है और यहाँ पे अब लेकिन अब मैं इसको यहाँ पे डिबग नहीं कर सकता। तो ये डिफरेंस है इन दोनों बटन्स के अंदर कि अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो वो विदाउट डिबग मोड आपके कुछ यहाँ पे दिख भी रहा होगा स्टार्ट विदाउट डिबगिंग, और यहाँ पे अगर आप इसके थ्रू अपने प्रोजेक्ट को रन करेंगे तो वो डिबग मोड के साथ रन होगा। तो आप यहाँ पे डिबगर वगैरह अटैच करके किसी भी फाइल में उसको डिबग कर सकते हैं। ओके तो यहाँ तक हमने अपना पहला स्टेप क्रिएट कर लिया है। हमने यूज़र को वो फॉर्म दिखा दिया है जिस पे वो यूज़र डेटा यहाँ पे ऐड करके इसको सबमिट करेगा। अब जब भी वो इस बटन में क्लिक करके सबमिट करेगा तो हमने इसको डेटाबेस में सेव कराना है। तो उसके लिए हम एक और एक्शन क्रिएट करेंगे और जिसके थ्रू हम ये डेटा कलेक्ट करके सेव करेंगे। ओके तो मैंने एक और एक्शन क्रिएट किया है जिसकी टाइप मैंने क्या रखी है HTTP पोस्ट। तो बेसिकली इस मेथड की जो टाइप थी वो HTTP गेट थी, इसकी मैंने उसकी जो टाइप है वो पोस्ट कर दी है। और आप सेम ही नाम के दो एक्शन एक ही कंट्रोलर में बना सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका नाम भी सेम है, इसका नाम भी सेम है, लेकिन क्योंकि इसकी जो टाइप है वो डिफरेंट है और इसकी टाइप डिफरेंट है तो आप सेम नाम के कंट्रोलर बना सकते हैं विद द डिफरेंट टाइप। उसके बाद मैंने यहाँ पे वैलिडेट एंटी फॉर्जरी टोकन भी इसके ऊपर एक एट्रीब्यूट ऐड कर दिया जो सिक्योरिटी रीज़न के लिए ऐड किया है, इसको हम देखते हैं बाद में। उसके बाद मैंने सिंपली उस मेंशन का नाम क्रिएट रखा है और बाइंडिंग क्या किया है कि जो टाइटल, और क्योंकि हमें इस कंप्लीट की प्रॉपर्टी हमने वहाँ पे क्रिएट नहीं की तो हम इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो टाइटल हम बाइंड कर रहे हैं और टू डू आइटम के साथ। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं और यहाँ पे हमें एक चीज़ करनी है वो ये है कि टू डू आइटम के अंदर इज़ कम्प्लीटेड को खुद से फॉल्स सेट कर देना है। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास ये मॉडल है वो उसकी स्टेट वैलिड है कि नहीं, मीन के उसके अंदर जो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज है वो सारी हमारे पास आ रही हैं कि नहीं। अगर वो आ रही हैं, अगर मॉडल हमारा वैलिड है तो हम क्या कर रहे हैं, हम DB कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करके अपने टेबल को हम यहाँ पे कॉल अपने टेबल को
लिस्ट ऑन करते हैं, अपने टेबल के ऊपर जाते हैं, टू डू लिस्ट आइटम के ऊपर, और उसके अंदर हम क्या करते हैं, ऐड और टू डू आइटम्स। तो यहाँ पे आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे आप टेबल भी ऐड कर सकते हैं और बगैर टेबल के भी ऐड का फंक्शन कॉल कर सकते हैं। तो अगर आप बगैर टेबल को मेंशन किए ऐड का फंक्शन कॉल करेंगे तो उस वो एंटिटी फ्रेमवर्क खुद से ही डिफाइन देखेगा कि ये ऑब्जेक्ट मेरे पास किस क्लास का है और वो क्लास किस टेबल पे मैप हो रही है, तो उस टेबल में वो डेटा ऐड कर लेगा। और आप अभी क्योंकि स्टार्टअप कर रहे हैं तो आप यहाँ पे टेबल ज़रूर मेंशन करें, जिससे आपको प्रॉपरली क्लियर होगा कि आप कौन से टेबल में रिकॉर्ड को ऐड कर रहे हैं। तो बेसिकली हम एक नया रिकॉर्ड ऐड कर रहे हैं टू डू आइटम्स के टेबल में यूजिंग अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट को, जो एक रैपर है एंटिटी फ्रेमवर्क जो हमें प्रोवाइड कर रहा है उसके थ्रू। तो यहाँ पे जैसे ही आपने ऐड कर दिया तो ये बेसिकली आपकी चीज़ें ऐड तो हो गई, लेकिन इस टाइम पे वो डेटाबेस में एक्चुअली में सेव नहीं हुई, डेटाबेस में रिफ्लेक्ट नहीं हुई। तो अपनी चेंजेस को डेटाबेस में रिफ्लेक्ट करने के लिए आपको सेव चेंजेस का मेथड कॉल करना पड़ता है। तो हमने सेव चेंजेस एसिंक का मेथड कॉल किया है और इसके लिए वेट किया है, और हमने उसको यहाँ पे कॉल करके सेव करा दिया है। जो चेंजेस हमने यहाँ पे आइटम ऐड किया था वो बेसिकली उसको डेटाबेस में सेव कर दिया है। और उसके बाद हम उसको क्या कर रहे हैं, इसको हम रीडायरेक्ट टू एक्शन का मेथड यूज़ करके इंडेक्स वाले एक्शन पे रिटर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम इस तरह से कर सकते हैं। और नहीं तो अगर आप व्यू के अगर ये मॉडल वैलिड नहीं होगा तो हम सेम ही आइटम रिटर्न करेंगे विद द एरर सेम व्यू को। तो ये तो चीज़ थी हमारे पास यहाँ तक। ओके सो यहाँ पे हम क्योंकि इसको रीडायरेक्ट टू एक्शन कर रहे थे और इंडेक्स वाले एक्शन पे रिटर्न कर रहे थे, और हमने जो इसके अंदर हमारे पास व्यू रिटर्न हो रहा है उसका नाम होगा इंडेक्स। बेसिकली हमने इंडेक्स व्यू नहीं बनाया था, तो मैंने बेसिकली एक सिंपल सा अभी के लिए इंडेक्स व्यू बना दिया है, और जिसके अंदर सिंपल मैंने H2 के अंदर इंडेक्स व्यू को शो करा दिया। इसके ऊपर अब बाद में हम काम करेंगे जब हम डेटाबेस से गेट करके यहाँ पे डेटा को शो कराएंगे। तो अभी के लिए इतना ही। अभी हम इसको क्या करते हैं कि दोबारा से रन कर लेते हैं। और एक और चीज़, यहाँ पे हमने अपनी इनपुट फील्ड में रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट मेंशन किया हुआ है। तो अब अगर मैं फॉर्म में जाके विदाउट एनी वैल्यू एम्प्टी सबमिट करता हूँ तो ये मुझे HTML की वैलिडेशन दिखा रहा है, प्लीज़ फिल आउट द रिक्वायर्ड फील्ड। तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ इसके अंदर कोई भी टास्क वन करके। और अपनी आसानी के लिए हम क्या करते हैं कि हम बैक एंड पे आते हैं कंट्रोलर के अंदर, और कंट्रोलर के अंदर इस मेथड के अंदर हम एक डिबगर भी अटैच कर लेते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे सबमिट करूँगा तो मेरे पास रिक्वेस्ट फ्रंट एंड से बैक एंड पे हिट हुई है, और बैक एंड पे जो हमारे पास मेथड था जो हमने अपने फॉर्म के अंदर मेंशन किया था, जो आपने यहाँ पे मेंशन किया था क्रिएट का, उसकी टाइप क्या थी, पोस्ट। तो ये हमारे पास क्रिएट का मेथड है जिसकी टाइप क्या है, पोस्ट। इसके अंदर आया और हमारे पास जो मॉडल है वो हमने उसको टू डू आइटम का मॉडल हमने यहाँ पे रिसीव किया, और इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। ID 0 है क्योंकि ये हमें चाहिए नहीं, ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी जब भी डेटाबेस में नया रिकॉर्ड क्रिएट होगा। और इस बूलियन की वैल्यू फॉल्स है। तो बेसिकली एक्चुअली में C# में जो बूलियन टाइप होता है, टाइप के वेरिएबल्स होते हैं उसकी वैल्यूज़ 2 ही होती हैं, ट्रू या फॉल्स। और बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप उसको कोई भी वैल्यू नहीं देते तो वो फॉल्स ही होती है। तो हमें यहाँ पे फॉल्स डिफाइन करने की ज़रूरत भी नहीं थी, हम बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू फॉल्स थी। और टाइटल के अंदर देखें हमारे पास वही वैल्यूज़ आ रही है जो यूज़र ने फ्रंट एंड पे इंटर की है, टास्क 1। तो हमारे पास यहाँ पे मॉडल आ गया है। अब आप F10 प्रेस करके इसको F10, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी है, और इसकी वैल्यू क्या है, इसको हम यहाँ पे फॉल्स सेट करें। और अब हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से इन आइकन्स के थ्रू स्टेप बाय स्टेप डिबग कर सकते हैं। तो आप ये सेंटर वाले आइकन पे क्लिक करें, जो या आप F10 भी प्रेस कर सकते हैं, और आप नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चले जाएंगे। हमारे पास मॉडल की स्टेट क्या है, इस टाइम पे वैलिड है। तो वैलिड है तो हमने क्या किया, हम नेक्स्ट स्टेप पे गए हैं। नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया, अपने डेटाबेस के टेबल के अंदर जो हमारे पास यूज़र ने एक आइटम इंटर किया उसका एक नया रिकॉर्ड क्रिएट करके टू डू आइटम्स का उसके अंदर सेव करने जा रहे हैं। तो हमने उसको क्या किया, यहाँ पे ऐड किया। इस टाइम पे आप देखें हमने ऐड कर लिया। अगर हम डेटाबेस में जाके देखते हैं हमारे पास टेबल के अंदर, तो इस टाइम पे हमारे पास वो रिकॉर्ड ऐड नहीं होगा। हम यहाँ पे इसके अंदर सेलेक्ट की क्यूरी करते हैं और देखें हमारे पास यहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं है।
हम दोबारा से अपने विजुअल स्टूडियो में जाते हैं और दोबारा से नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाते हैं। यहाँ पे तो अब ये उसने क्या किया, सेव चेंजेस कर दी डेटाबेस में। तो अब अगर आप जाके देखेंगे अपने टेबल के अंदर तो आपके पास एक रिकॉर्ड मौजूद होगा। तो हमारे पास एक रिकॉर्ड आ गया जिसकी आईडी जिसकी टाइटल क्या है, टास्क 1, जो हमने एंटर किया था ID 2 है, और कंप्लीटेड 0 मीन फॉल्स मीन 0 है। ओके, तो यहाँ तक आ गया। उसके बाद हमने इसको रीट्रैक्ट कर दिया इंडेक्स वाले एक्शन पे। तो यहाँ से हम इसको नेक्स्ट कर लेते हैं, तो दूसरे एक्शन पे हो जाएगा और इंडेक्स वाला व्यू वो रेंडर कर देगा वहाँ से लेके। तो यहाँ पे हमने अपनी क्रिएट की फंक्शनैलिटी को कंप्लीट कर लिया। तो इस वीडियो में यहीं तक हम देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट रीड की फंक्शनैलिटी को देखेंगे एंड देन अपडेट और डिलीट की फंक्शनैलिटी को। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।